अगर आपके पोर्टफोलियो में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हेडलाइंस क्या कह रही हैं अभी पेपर की हेडलाइन प्रॉफिट 8% गिरा। और नॉर्मली क्या होता है, ऐसी न्यूज़ आने के बाद इन्वेस्टर्स पैनिक करते हैं, न्यूज़ देखकर सेल कर देते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि यही रिज़ल्ट जो रिलायंस का अभी आया है अगले 12 से 18 महीने में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को मल्टी बैगर बना सकता है या आपको एक बहुत बड़ा फिनेंशियल लेसन भी दे सकता है, तो आज हम सिर्फ नंबर्स नहीं देखेंगे, हम समझेंगे कि मार्केट क्या देख रहा है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में, स्मार्ट मनी क्या कर रहा है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को लेकर, और आपको करना क्या चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट, जियो का आईपीओ अपॉर्चुनिटी या बहुत बड़ा ट्रैप। तो वीडियो को पूरा देखना क्योंकि एंड में पूरी स्ट्रैटेजी हमारी क्लियर हो जाएगी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बारे में। दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ सुमन और मैं हूं आपका पर्सनल वेल्थ गाइड और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इन्वेस्टिंग विद सौरभ। याद दिलाना चाहूँगा, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नहीं हूं, इसलिए कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर ले लें। आज की इस वीडियो में हम 3 चीज़ें डिकोड करेंगे। पहला तो Q4 में हुआ क्या एक्चुअली कंपनी में, हर सेगमेंट की एक हिडन स्टोरी क्या है, जो रिलायंस के बहुत सारे सेगमेंट हैं, और इन्वेस्टर्स को तीसरा पार्ट कि अभी करना क्या चाहिए। और ट्रस्ट मी, ये कोई नॉर्मल रिजल्ट एनालिसिस नहीं होगा, ये हम बेसिकली रिजल्ट के पीछे छिपी तस्वीर को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि रिजल्ट तो आ चुका है सामने और उसको देखकर मार्केट गिरने भी लगता है, डरने लगता है रिजल्ट को देखकर, लेकिन हम पीछे की चीज़ें एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले नंबर्स समझते हैं। Q4 फाइनेंशियल ईयर 2026 का पैट 20,616 करोड़, पिछले साल 22,343 करोड़, यानी 8% का डिक्लाइन, 8% का फॉल। रिलायंस जैसी कंपनी में 8% का ये फॉल बहुत बड़ा फिगर है और यहीं पर रिटेल इन्वेस्टर पैनिक में आ जाता है। लेकिन रुकिए, अगर आप पूरे ईयर टू ईयर कंपैरिजन करके देखें, रेवेन्यू करंट ईयर अगर हम देखें तो 11.75 लाख करोड़ का रेवेन्यू रिलायंस ने जनरेट किया, जो ऑल टाइम हाई है। एबिटा में 13% का ग्रोथ देखा गया रिलायंस में। पैट 95,754 करोड़, यानी कि 18.5% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखा गया। अब आप खुद सोचिए, क्या ईयर ऑन ईयर अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो क्या कंपनी खराब है या बस इस क्वार्टर का नैरेटिव आपको खराब लग रहा है? अब असली कारण भी समझिए कि ये गिरावट आई क्यों इस क्वार्टर में। पहला, मिडल ईस्ट का वॉर, दूसरा क्रूड वॉलेटिलिटी, तीसरा पेट्रोकेमिकल मार्जिन्स कोलैप्स कर गए। और ये कंपनी स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स नहीं है ये जो मैंने बताई, ये बेसिकली मैक्रो शॉक है जो ये कंपनी झेल रही है, पूरी कंट्री झेल रही है। और यही डिफरेंस समझना ही असली इन्वेस्टिंग है। आपको एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर अगर बनना है तो ये डिफरेंस समझना पड़ेगा कि अगर कंपनी लॉस कर रही है, उसके शेयर प्राइसेस गिर रहे हैं, तो क्या कंपनी स्पेसिफिक कोई रीज़न था या ब्रॉड मैक्रो शॉक की वजह से प्रॉफिट गिरा और शेयर प्राइस गिरा? मार्केट हमेशा शॉर्ट टर्म में रिएक्ट करता है और इन्वेस्टर को लॉन्ग टर्म समझना होता है। अगर आप समझ गए तो आप वेल्थ बना लोगे। वन बाई वन रिलायंस के सेगमेंट्स को ब्रेक डाउन करके समझने की कोशिश करते हैं। असली गेम वहीं छुपा हुआ है। रिलायंस बेसिकली एक कंपनी नहीं है, ये ब्रॉडली 5 अलग अलग बिजनेसेस का कॉम्बिनेशन है रिलायंस इंडस्ट्रीज़। और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के Q4 फाइनेंशियल ईयर 2026 का रिजल्ट अगर हम माइन्यूटली देखें, जहाँ पे लोग गलतियाँ ज़्यादा करते हैं, आप समझें वन बाई वन। पहला बिजनेस O2C बिजनेस जो पहला चला आया है, इसका रेवेन्यू बढ़ा लेकिन प्रॉफिट गिरा। क्यों? क्योंकि क्रूड ऑयल महंगा हुआ, प्रोडक्ट प्राइस स्टेबल हुआ
और मार्जिन स्क्वीज हुआ। ये टेम्पररी है या परमानेंट, आप खुद सोचो। ये साइक्लिकल है, ये साइक्लिकल है, मतलब वॉर जैसे ही खत्म होगा मार्जिन वापस रिबाउंड कर जाएगा। दूसरा प्रोमिनेंट बिजनेस जो रिलायंस इंडस्ट्रीज का है, ऑयल एंड गैस। इसमें भी रेवेन्यू गिरा, प्रोडक्शन कम हुआ, और ये कंसर्न है रिलायंस के लिए, सीरियस कंसर्न है। ऑफ कोर्स आई एग्री फॉर दैट। शॉर्ट टर्म में ये सेगमेंट ड्रैग करेगा और लॉन्ग टर्म में बहुत हद तक क्लैरिटी अभी नहीं है। लेकिन इन सब को कॉम्पेंसेट करने के लिए आ गया असली राजा, और वो है हमारा जियो, जो आपके मोबाइल फ़ोन में बैठा है। यहीं से सारी पिक्चर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की बदलती है। रिलायंस जियो, इसका रेवेन्यू 38,000 करोड़ से ज़्यादा था, एबिटा मार्जिन 52%, सब्सक्राइबर जियो के पास 52 करोड़ से ज़्यादा हैं। और ये एक नॉर्मल टेलीकॉम कंपनी नहीं है, ये इंडिया का डिजिटल बैकबोन है जियो। तो इम्पॉर्टेंट इंसाइट ये है कि 52% मार्जिन का मतलब हर 100 रुपये अगर कंपनी इन्वेस्ट करती है, आप इन्वेस्ट करते हो, तो उसमें 52 रुपये का प्रॉफिट होता है। ये ग्लोबल लेवल पे टॉप टियर इनकम है किसी भी कंपनी के लिए। ग्रोथ ड्राइवर्स की बात करें, 5G दिन ब दिन एक्सपैंड हो रहा है, एयर फाइबर्स बढ़ रहे हैं, एंटरप्राइज सर्विसेज बढ़ाता जा रहा है जियो, और AI प्लस डेटा मोनेटाइजेशन, ये बिजनेस अभी शुरू हुआ है, जो सनराइज है, ख़त्म होने वाला नहीं है, अभी ये बढ़ता जाएगा। अब इसके अंदर जो रिलायंस के अंदर हिडन वॉर की जो बात है, रिलायंस के रेवेन्यूज़ तो ऑफ कोर्स बढ़ रहे हैं ईयर ऑन ईयर, लेकिन प्रॉफिट फ्लैट दिखा। क्यों? क्विक कॉमर्स इन्वेस्टमेंट जो रिलायंस ने किए, उसमें लड़ाई चल रही है एक तरह से। शॉर्ट टर्म पेन है, लॉन्ग टर्म डोमिनेशन भी नज़र आता है रिलायंस में। रिलायंस मीडिया यानी जियो स्टार की बात करें तो 800 मिलियन से ज़्यादा व्यूअर्स हैं, मैसिव कंटेंट का पावर है। फ्यूचर में ये नेटफ्लिक्स और टीवी का हाइब्रिड बन सकता है इंडिया में, और वर्ल्ड ओवर डोमिनेंस भी ला सकता है। यहाँ तक हमने समझा कि प्रॉफिट गिरा, कुछ सेगमेंट्स वीक हैं, तो क्वेश्चंस ऑब्वियसली उठेंगे। फिर स्टॉक्स, लेकिन उतना एग्रेसिवली रिलायंस का स्टॉक नहीं गिरा, क्योंकि मार्केट फ्यूचर को प्राइस इन कर रहा है, रिलायंस के डोमिनेंस को समझ रहा है, और फ्यूचर का नाम ही स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग है। अगले प्लान्स जो हैं जियो IPO के, ये गेम चेंजर हो सकता है। जियो का वैल्यूएशन एक्सपेक्ट किया जा रहा है 13 से 15 लाख करोड़ रुपए का। अब आप कंपेयर करो, रिलायंस का मार्केट कैप अभी टोटल है 18 लाख करोड़ रुपए, मतलब जियो अकेले ऑलमोस्ट रिलायंस इंडस्ट्रीज के प्रेजेंट वैल्यूएशन से ज़्यादा वैल्यू कमांड करता है। तब ऐसे केस में स्मार्ट मनी क्या सोच रहा है? अगर जियो अलग से लिस्ट हो गया तो ये हिडन वैल्यूएशन अनलॉक हो जाएगी, स्टॉक री रेट पूरी तरह हो जाएगा, और बड़े प्लेयर्स जैसे गोल्डमैन सैक्स, मॉर्गन स्टैनली, JP मॉर्गन, ये स्मार्ट जो इन्वेस्टर्स हैं, ये ऑलरेडी रिलायंस इंडस्ट्रीज में पोजीशन्ड हैं। रिस्क क्या है? रेगुलेटरी रिस्क हो सकता है, जो कि कंपनी काफ़ी एफिशिएंटली मैनेज कर सकती है। अगर IPO डिले हुआ तो स्टॉक साइडवेज के लिए कुछ वक्त तक जा सकता है, सेंटिमेंट्स वीक हो सकती है, लेकिन मार्केट एक्सपेक्टेशन पे चलता है, और मुझे नहीं लगता है कि रिलायंस जैसी कंपनी के लिए जियो का IPO लाना कोई बहुत बड़ी मुश्किल होगी। वो जब चाहें इजीली इसको मार्केट में ला सकते हैं, वैल्यू अनलॉक हो जाएगी। अगर जो इन्वेस्टर्स हैं उन्हें जियो के शेयर्स मिलेंगे और वो इक्वली बेनिफिटेड होंगे। तो इन्वेस्टर की स्ट्रैटेजी होनी क्या चाहिए? आपको क्या करना चाहिए? बुल केस की बात करते हैं। अगर रिलायंस बढ़ता जाता है, जियो का IPO अनलॉक होगा, डिजिटल ग्रोथ होगी, न्यू एनर्जी बेट्स होंगे, और स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस
कॉन्फिडेंटली बाई करेंगे रिलायंस को। अगर O2C प्रेशर में आता है, रिलायंस का मार्जिन वीक रहता है, IPO किसी कारण से डिले होता है, ऑयल एंड गैस सेक्टर की यही हालत रहती है, तो थोड़े वक्त तक साइडवेज मूवमेंट करता रह सकता है। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो वॉलेटिलिटी हाई रह सकती है रिलायंस में, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर यानी 3 से 5 साल का कम से कम होराइजन हो तो ये बहुत अच्छा एक्युमुलेशन जोन नज़र आता है रिलायंस के लिए। स्मार्ट स्ट्रैटेजी होनी क्या चाहिए? लम सम नहीं, SIP अप्रोच। जितना गिरता जाए उतना बड़े बल्क में आप पोजीशन बनाते जाओ। एक्साइटमेंट में बाइंग नहीं, आप पूरे प्लान्ड वे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के तौर पे पोजीशन बना सकते हैं रिलायंस इंडस्ट्री में। कहीं से ये स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, ये चीज़ें मैंने कहीं वो आप अपनी स्टडी का हिस्सा बनाएं और तभी कोई डिसीजन लें अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की राय से। तो दोस्तों, प्रॉफिट गिरा लेकिन रिलायंस की कहानी ख़त्म नहीं हुई है। जियो ग्रोथ इंजन है, IPO जियो का सबसे बड़ा ट्रिगर बनेगा रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के लिए। लेकिन ब्लाइंड बुलिश या ब्लाइंड बियरिश मत बनो, पूरी तरह इस कहानी को समझो। मार्केट में पैसा इमोशन से नहीं, समझ से बनता है, अंडरस्टैंडिंग से बनती है। अगर वीडियो वैल्यूएबल लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना रिलायंस इंडस्ट्री आप होल्ड कर रहे हो या एग्जिट का प्लान बना रहे हो। जियो IPO में आप अप्लाई करोगे या नहीं? सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल को। कल फिर मिलते हैं किसी और पावरफुल एनालिसिस के साथ। तब तक सौरभ सुमन साइनिंग ऑफ।